न जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और उस चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी नहीं है कि वो उन बच्चों को कुछ खिला सके। और फिर इतनी रात को कबूतर कुछ फल लेकर उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। और फिर कबूतर जब चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है तो वो तो सब सोए हुए थे। कबूतर वो मीठे फल चिड़िया के घोंसले में रखता है और वहाँ से उड़ जाता है। सुबह चिड़िया जैसे ही उड़ती है वो तो अपने घोंसले में फल देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। ये फल कहाँ से आए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ऊपर वाले ने ये फल बच्चों के लिए भेजे हैं। और फिर चिड़िया वो फल बच्चों को खिला देती है। आंटी, आज आप हमारी मामा को ले आएंगी ना? प्यारे बच्चों, मैं भी तो आपकी मामा जैसी ही हूँ। आज मैं सारा दिन आपकी मामा को ढूंढूंगी। अगर वो ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मामा समझ लेना। मैं आपको आपकी मामा जैसा ही प्यार करूँगी। अब आप घोंसले में छुप जाओ और कोई भी पक्षी आए तो आपने उसके सामने नहीं आना और घोंसले से बाहर नहीं निकलना। मैं बस नदी से पानी पीकर आती हूँ और आपके लिए भी पानी ले आती हूँ। और फिर वो चिड़िया नदी की दिशा की तरफ जाती है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते चले जाते हैं। वो बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। वो तो अब बहुत अच्छे से उड़ भी सकते थे। उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा, हम आपकी सारी बातें मानेंगे और हम आपको हर खुशी देंगे। हमें आज भी वो दिन याद है कि जब हमारी मामा चल बसी थी तो आपने हमें घोंसला दिया था। आपने हमें घोंसला दिया, खाना दिया। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का अपना चांद बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार ना करता था और वो उन बच्चों से हमेशा लड़ाई करता रहता था। मम्मा, अब आप इन बच्चों को बोलें कि ये यहाँ से चले जाएं। अब तो ये बड़े भी हो गए हैं और अपना भोजन खुद भी ढूंढ सकते हैं। अब मैं इनको अपने घोंसले में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चांद बेटा, मैंने तो आपको कभी ऐसी नफ़रतें नहीं सिखाई, तो फिर आप हर टाइम ऐसे लड़ते क्यों रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके अपने ही बहन भाई हैं और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। परंतु माँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। और फिर ऐसा कहते हुए चांद वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। ना जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई है। एक आप हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो और मेरी हर बात मानते हो, और एक ये है जो मेरी एक भी बात नहीं मानता और मुझे हर समय तंग करता रहता है। मम्मा, आप ना रोएं, आप चुप कर जाएं। मैं अभी भाई के पीछे जाता हूँ और भैया को मनाकर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भैया, जल्दी जाएं। आप भैया को मनाकर लेकर आएं और आप उनको समझाएं कि हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। वो हमारी मामा को ना सताएं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिट्ठू तोता आज ही हरियाली तोती को अपने साथ ब्याह कर लाया था। सजी संवरी मिट्ठू की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। मिट्ठू, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत सुंदर है। ये लो हरियाली दुल्हन, मुँह दिखाई के 500 रुपये और ये मिठाई का डब्बा मैं आप दोनों के लिए लाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी पत्नी के लिए मिठाई लेकर आई। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कौवी रहते हैं। मेरा घर तो दूसरे मोहल्ले में है। मम्मा, जल्दी चले, मैंने मिट्ठू अंकल की दुल्हन देखने जाना है। मम्मा जल्दी करें, सब देखने जा रहे हैं, मैंने भी देखनी है। मुनमुन बेटी, अब मिट्ठू अंकल की दुल्हन कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेंगी। लेकिन मामा, वो हर रोज तो दुल्हन बनके नहीं ना रहेंगी ना। मुझे आज ही उनको देखने जाना है, दुल्हन बनी हुई को। मुनमुन बेटी, दुल्हन देखने ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। मैं बस मिठाई ले आऊं तो फिर दोनों इकट्ठे चलते हैं। और फिर वो अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए
मामा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर बैठी सुंदरी कव्वी भी दुल्हन देखने जाने के लिए तैयारी कर रही थी। पति जी, क्या मिट्ठू की दुल्हन आ गई है? अभी अभी पटाखा तो चला था, मुझे लगता है मिट्ठू अपनी दुल्हन बेहा कर ले आया है। कालू, मैं भी जरा देख कर आऊं मिट्ठू की दुल्हन कैसी है दिखने में, मेरी तरह सुंदर है या मिट्ठू की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, वो सुंदर हो ना हो लेकिन तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उनका बेटा विंगू कौवा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। पापा पापा, कौवे काले ही तो होते हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हम हरे रंग के होंगे। अच्छा मामा मामा, मैं भी आपके साथ चलूँगा तोते की दुल्हन देखने। जाओ जाओ, विंगू को भी लेती जाओ, और हाँ सुंदरी, आते हुए थोड़ी सी मिठाई मेरे लिए भी लेते आना। पति जी, सच बताऊं तो मैं मिठाई खाने ही तो जा रही हूँ वहाँ पर, वरना मुझे उस मोटी चूंछ वाले तोते की कौन सा शादी की इतनी खुशी है जो मैं ख़ास उसकी दुल्हन देखने जाऊंगी। और फिर सुंदरी कव्वी अपने बेटे को साथ लेकर तोते की दुल्हन देखने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी के साथ तोते की दुल्हन देखने के लिए घर से निकलती है। हरियाली, ये अंगूठी मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनवाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर, अतीत सुंदर, ये अंगूठी बहुत ही सुंदर है। और मिट्ठू जी, आपके जंगल के सभी पक्षी कितने अच्छे हैं, सब कितने खुश हैं। हाँ हरियाली जी, ये सब मेरे दोस्त हैं। और फिर सुंदरी कव्वी भी आ जाती है। विंगू बेटा, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। और फिर विंगू दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। तोते, वारे, तेरी तो किस्मत ही बदल गई, तेरी इतनी बड़ी चूंछ और तुझे कितनी सुंदर पत्नी मिली है। सुंदरी जी शर्म करें, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना कहे। छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। आप सुंदरी कव्वी है ना, जो भी आता है आपके बारे में जिक्र ज़रूर करता है। आप ही हमारे साथ वाले घर में रहती हैं ना? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी पड़ोसन हूँ, अब तो हर रोज मिलते रहेंगे। और फिर मिठाई लेकर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया की मिठाई देखकर सुंदरी कव्वी फौरन से कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं आते हुए मिठाई का डब्बा तो उठाना ही भूल गई। मम्मा, आप तो मिठाई लाई ही नहीं थी घर पे। चुप कर जा तो विंगू, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। सुंदरी जी, जल्दी से उड़कर जाएं और मिठाई का डब्बा उठा लाएं। आपका घर कौन सा दूर है? नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी। वैसे भी हमारे घर मिठाई बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। अगर मिठाई ज़्यादा हो गई है तो एक डिब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जाते हुए एक डिब्बा मिठाई का ले जाना। और फिर अचानक से सुंदरी की नज़र हरियाली की दी हुई अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर वो लालच में आ जाती है। वो जल्दी से विंगू को इशारा करती है, और विंगू भी चोर का बेटा था, वो समझ जाता है। तोते भैया, मुनमुन कब से जिद कर रही थी कि मैंने तोते अंकल की दुल्हन देखने जाना है, इसीलिए मैंने आपको इस समय तंग किया। जब चिड़िया बात कर रही थी तो विंगू जल्दी से आगे बढ़ता है और हरियाली की अंगूठी चुरा लेता है, और फिर कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे पोटी आई है, मुझे घर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे विंगू का कल से पेट खराब है। ये ले सुंदरी बहन, मिठाई का डिब्बा लेती जाएं। और फिर सुंदरी वहाँ से अंगूठी चुराकर और मिठाई का डिब्बा मांगकर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपनी बेटी मुनमुन को वहाँ से लेकर चली जाती है। मिट्ठू जी, वो अंगूठी कहाँ पर है? अभी अभी तो यहाँ पर पड़ी थी। मुझे लगता है उन दोनों में से कोई एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या कव्वी।
वरना अभी तो यहीं पर हमारी अंगूठी पड़ी हुई थी। अगले दिन मिट्ठू तोता अपने घर के बाहर बैठा होता है कि सुंदरी कवि भागी भागी उसके घर की तरफ आती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत सुंदर है। तो फिर वो ही चोरनी है। मेरी पत्नी की अंगूठी उसने रात को चुरा ली थी जब देखने आई थी मेरी पत्नी को। तो अब मैं उसे जाकर पूछता हूँ। गुस्से में मिट्ठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया कहाँ है? मेरी पत्नी की अंगूठी कहाँ है? मिट्ठू भैया, अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लेकर आई हो। अरे नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैंने तो कोई अंगूठी नहीं चुराई। मैं भला उसकी अंगूठी क्यों चुराऊंगी? मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। झूठ ना बोलो, अभी अभी मुझे सुंदरी कवि ने बताया है कि उसने तुम्हारे पास मेरी पत्नी की अंगूठी देखी है। चिड़िया, याद रखना, मैं वो अंगूठी तुमसे निकलवा कर ही दम लूंगा। और फिर गुस्से में मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मिट्ठू अंकल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनको पहले अच्छे से जांच कर लेना चाहिए था कि उनकी अंगूठी किसने चुराई है। मुनमुन बेटी, अंगूठी तो जरूर उस सुंदरी कवि के पास ही होगी और उसने नाम मेरा लगा दिया। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिट्ठू जी, वो चिड़िया और कौवी दोनों ही हमारी पड़ोसन है, मगर ज़रा सोचो, जब चिड़िया हमारे पास आई तो मिठाई का डब्बा लेकर आई और वो बहुत खुश थी। चील दी भी मिठाई लाई, बुलबुल भी मिठाई लाई और चिड़िया भी, लेकिन जो नहीं लेकर आई वो सिर्फ कौवी थी। वो तो उल्टा हमारे घर से ही मिठाई का डब्बा लेके गई। मुझे तो कौवी बहुत ज़्यादा लालची लगी है। मानो या ना मानो, मेरी अंगूठी कौवी ने ही चुराई है। मगर ये कैसे मालूम हो कि चोर कौन है? हमें उस कौवी का पीछा करना होगा। अगर अंगूठी उसने चुराई है तो वो ज़रूर उसको पहन कर देखेगी। जैसे ही वो अंगूठी पहनेगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ चिड़िया भी बहुत परेशान थी। वो चोर तो नहीं थी, लेकिन सुंदरी कौवी ने उसको चोर बना दिया था। पति जी, आप घर पर ही रहना, मैं ज़रा नदी पर जा रही हूँ। सुंदरी, ये तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में विंगू के कपड़े हैं, मैं उसको सिलाई करवाने जा रही हूँ। कोई चज का कपड़ा नहीं है मेरे बेटे के पास। चल भाई विंगू, जल्दी चल। मम्मा, इस बैग में तो हरियाली की अंगूठी है, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? विंगू बेटा, तुम्हारे बाप का क्या पता, वो बेशक कह देता कि हरियाली की अंगूठी वापस करो, इतनी कीमती है और इतनी मुश्किल से चुराई है हमने। चल अब जल्दी कर, ये अंगूठी तुम्हारी नानी की तरफ रखाते हैं और फिर जब बात पुरानी हो गई तो वापस ले आएंगे। पीछे से चिड़िया उनके पास आ जाती है और मिट्ठू और उसकी पत्नी सामने से उसको रोक लेते हैं। गोरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सुंदरी जी, अपना ये बैग तो चेक करवाएं, क्या है इसके अंदर? नहीं नहीं, इसके अंदर मेरे कपड़े हैं, वो हम सिलवाने जा रहे हैं नानों के घर। हरियाली आंटी, इसमें आपकी हरियाली की अंगूठी तो नहीं है? विंगू की ये बात सुनकर सुंदरी कवि उसको घूरने लग जाती है। मम्मा, क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था? सॉरी मम्मा। सुंदरी कवि, लाओ, इस बैग में से जो मेरी अंगूठी है वो निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलवा लूँगी। और फिर पुलिस का सुनकर सुंदरी कवि जल्दी से वो हरियाली की अंगूठी तोते की पत्नी को दे देती है। तोते और तोती, प्लीज पुलिस को ना बुलवाना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पिछली दफ़ा भी पुलिस ने मुझे बहुत मारा था। तोता और तोती पुलिस बेशक ना बुलवाएं, लेकिन मैं पुलिस जरूर बुलवाऊंगी। चोरनी कहीं की, चोरी तुमने खुद की और नाम लगा दिया मेरा। और फिर कौवी चिड़िया की विनती करती है और फिर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, मैं मिट्ठू की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे विश्वास था कि आपने मेरी अंगूठी नहीं चुराई होगी, इसीलिए मैं मिट्ठू को लेकर कौवी का पीछा कर रही थी। और चिड़िया बहन, मैं इस काली कौवी की बातों में आ गया था। मिट्ठू भैया, कभी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हमेशा उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर सुंदरी कौवी ना पकड़ी जाती तो मैं आपसे हमेशा शर्मिंदा होती रहती। और फिर चिड़िया मिट्ठू को माफ़ कर देती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। गहरी रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। उनको क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब बेखबर गहरी नींद अपने अपने घरों में बहुत सुकून से सो रहे थे कि अचानक काले बादल छा जाते हैं। बादल ज़ोर से गरजने लगते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि कभी किसी पक्षी ने ऐसी तेज़ बारिश कभी देखी ही नहीं थी। और फिर रानों की आंख खुल जाती है। चीचू, चीचू जल्दी उठो, बारिश बहुत तेज़ है। ऐसा लगता है जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। चूचू बेटा, मैंने आज तक इतनी तेज़ बारिश कभी भी नहीं देखी। न जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है और फिर तेज़ बारिश की वजह से उनका घर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है। चीचू, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आपको तो नहीं कोई चोट आई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, परंतु आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। वो ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? मेरा घर तो पहले से ही कमज़ोर था। आपका घर तो ठीक है ना? किसी पक्षी का भी घर नहीं बचा। सबके घर टूट गए इतनी तेज़ बारिश में। बारिश बहुत तेज़ है। ऐसी बारिश तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। चलो हम सब कौवे की तरफ चलते हैं, हो सकता है उसका घर बच गया हो। और फिर रानो, उसका बेटा चूचू और कबूतर कौवे की तरफ जाते हैं। परंतु कौवा और कौवी अपने टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली दफ़ा इतना सुंदर घर बनाया था और वो इस बारिश में सारा बह गया। अब मैं क्या करूँगी? सुंदरी बहन, आपका अकेली का घर नहीं टूटा। जंगल के सभी पक्षियों का घर टूट गया है। परंतु आप चिंतित ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना का मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं, सुबह होते ही कोई उपाय सोचेंगे। वो सब ऐसे ही कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं। काफ़ी समय बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश के बाद इस जंगल में रहना तो हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बाढ़ आ गई है। यहाँ पर हर दिशा में पानी ही पानी है। अब हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। रानो, हम फूल वाले जंगल की दिशा में जाते हैं। वहाँ पर बहार का मौसम है और वहाँ पर भोजन की भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ नए घर बनाने से बेहतर है कि हम आपके साथ ही जाकर नया घर बना लेते हैं। और फिर वो दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ रहे होते हैं। चिड़िया का बेटा उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी नया नया उड़ना ही सीखा था, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर जाकर थक जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। और फिर रानो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेती है। सफ़र अभी बहुत ज़्यादा था और वो उड़ते ही चले जाते हैं। और फिर वो सब थक जाते हैं और बहुत दूर जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं।
अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, न जाने ये सारी मुसीबतें हमारे भागे में कहाँ से आ जाती हैं। मैंने तो रात भी कुछ नहीं खाया था, मुझे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आप सब देखना, चाहे जितना भी अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी ज़रूर आती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मम्मा, मम्मा मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर जैसे ही रानो चूचू को देखती है तो चूचू का तो शरीर जल रहा होता है, उसको तो बहुत तेज बुखार होता है। चूचू, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रानो, अगला सफ़र शुरू करने से पहले हमें चूचू को बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। रानो, सुंदरी तुम्हारे पास ही है। मैं और कबूतर जाते हैं और इस जंगल में बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी खोज कर लाते हैं। मुझे उस बूटी की अच्छे से पहचान है। कौवे भैया, जल्दी आना। और फिर कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो उस जंगल में पहली दफ़ा गए थे, इसीलिए वो हर चीज़ से अनजान थे। उनको ये ठीक नहीं पता था कि वो जड़ी बूटी उनको कहाँ से मिलेगी। वो सारे जंगल में घूमते हैं और फिर उनको एक बड़े पेड़ पर एक पुराना सा घर नज़र आता है और वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर, चलो उधर देखते हैं उस घर में कौन रहता है, शायद वो हमारी मदद कर दे। और फिर कबूतर कहता है, क्या इस घर में कोई है? हम प्रवासी पक्षी हैं, मुसीबत के मारे हैं, हमारी कोई मदद कर दे। फिर उस घर से एक बूढ़ी सी कबूतरी निकलती है। अरे कबूतर और कौवे, क्यों इतने परेशान हो? क्या हुआ है? बड़ी माँ जी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं, हम भूखे भी हैं और हमारे साथ जो रानो चिड़िया है उसका बेटा बहुत बीमार है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब तो शाम होने वाली है, आप लोग मेरे घर रात गुजार सकते हो। मैं आप लोगों को खाना भी दूंगी और मोहब्बत भी दूंगी। कौवे, आप जाएं और आप चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले आएं। ये तो आपका बहुत एहसान होगा। कौवे, जाओ सुंदरी और चिड़िया को भी ले आओ। बेहतर यही होगा कि हम रात यहीं गुजार लें और फिर कल सूरज निकलने पर अगला सफ़र शुरू करेंगे। और फिर कौवा दूसरे पक्षियों को लेकर आ जाता है। आप सब इस घर में सुरक्षित हैं, ये कुछ फल है, ये खा लें। बड़ी माँ जी, मेरे बेटे को तेज बुखार है और हमें कहीं से भी बुखार ख़त्म करने वाली जड़ी बूटी का रस नहीं मिला। मेरे बेटे का शरीर जल रहा है। मैं अभी इस बच्चे को दवा देती हूँ, मेरे पास दवा है। और फिर बूढ़ी कबूतरी चूचू के मुंह में बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस डालती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तुम लोगों के दुख समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत से दुख देखे हैं। माँ जी, आप अकेली ही रहती हैं और कोई नहीं है आपके परिवार में? बूढ़ी कबूतरी तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता सब मार दिए जालिमों ने। उनका क्या कसूर था? बस यही कि उन्होंने किसी के खेत से चंद मकई के दाने खा लिए थे। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं और वो फल भी खा लेते हैं। चूचू का बुखार भी अब ठीक था। वो बातें करते करते सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसी घर में मेरे साथ भी रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, परंतु हमें फूल वाले जंगल जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं और हमने सुना है कि वहाँ बाहर का मौसम चल रहा है। अगर कभी यहाँ से गुजर हुआ तो मुझे देखते जाना। अगर मैं ज़िंदा हुई
तो मुझसे मिल लेना। और फिर वो अपना दूसरा सफ़र शुरू कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जो माँ जी ने उनको प्यार दिया था उसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। आखिरकार वो सब फूल वाले जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारे पक्षियों के संगीतों की आवाज़ें आ रही थी। हर तरफ फूल ही फूल थे और फल ही फल। सब बहुत खुश थे। आप सबका इस नए जंगल में स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबत देखी है हमने। हमारे घर टूट गए और रास्ते में हमारा बच्चा भी बीमार हो गया, परंतु अब आपके सभी दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़े बेल है वहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सुंदरी बहन, आपने देखा कि हमें मुश्किल के बाद कैसे आसानी हुई। हमारे सारे रास्ते आसान हो गए। अब हम बहुत खुश रहेंगे। अब हमारी सारी मुश्किल ख़त्म हो गई है। और फिर वो उस जंगल में अपने अपने घर बनाकर रहने लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके सारे दुख ख़त्म हो गए थे और अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सफ़र के दौरान किस पक्षी को बुखार हुआ था? दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। किसी जंगल में था एक चिड़े महाराज और उनकी प्यारी बेटी रानो का एक सुंदर सा घर। उस जंगल में वो सभी पक्षियों के महाराज थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो बूढ़े और कमज़ोर होते जा रहे थे। उनको बस दो ही चिंताएं थीं। सुनो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझसे ये राजा वाला काम नहीं संभाला जाता। और साथ ही साथ मुझे अपनी रानो की भी बहुत फिक्र है। मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। उसके लिए अच्छा सा राजा ढूंढना चाहता हूँ जो हमारी रानो को रानी बनाकर रखेगा। वो जिससे भी शादी करेगी वही इस जंगल का राजा होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी रानो अब बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर इसको अपने घर की करते हैं, लेकिन इससे पहले तो हमें रानो से पूछना होगा। फिर चिड़े महाराज रानो चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे रानो बेटी, अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। पता नहीं कब मेरा समय आ जाए। अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ ताकि शांति से मर सकूं। और तुम जिससे भी शादी करोगी वही इस जंगल का राजा होगा। पिताजी, अभी तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा पिताजी आप चाहते हैं। ठीक है रानो, अब मैं तुम्हारी शादी की बात अपने सिपाहियों से कहकर आगे चलाता हूँ। फिर पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि रानो की शादी होने वाली है। अरे वाह, सुना है महाराज रानो की शादी कराना चाहते हैं और न जाने जंगल के कितने पक्षी रानो से शादी करना चाहते हैं। मैं भी करना चाहता हूँ। आखिर मुझे भी जंगल का राजा बनना है। मैं भी रानो के घर शादी का संदेशा लेके जाऊंगा। मैं जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है महाराज रानो की शादी करवाना चाहते हैं। मैं भी जाऊंगा रानो के पास शादी का संदेशा लेकर। और राजा तो बस मैं ही बनूंगा क्योंकि मैं सबसे अक्लमंद पक्षी हूँ। और दूसरी तरफ उसी जंगल में एक भोला और बहुत प्यारा चिड़ा रहता था। वो बहुत ही अच्छा और सुंदर था। मैं चाहता हूँ अपने जंगल की हालत हमेशा अच्छी रखूं। मेरा जंगल हमेशा तरक्की करे और इस जंगल के तमाम पक्षी और जानवर हमेशा खुश रहें। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसको याद आता है कि रानो की भी शादी हो रही है, लेकिन वो दिल ही दिल में रानो को चाहता है। रानो की भी शादी होने वाली है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन इतने सारे पक्षी उससे शादी करना चाहते हैं, पता नहीं वो मुझे पसंद करेगी भी या नहीं। लेकिन अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मैं उसके साथ साथ इस जंगल का भी बहुत ख्याल रखूंगा।
और दूसरी तरफ जंगल में बहुत ही मगरूर और आलसी चिड़ा रहता है। वो हर वक्त दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता और होशियारियाँ दिखाता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पागल चिड़िया के पास जाके झूठ बोल देता हूँ कि मैं उसको चाहता हूँ। ऐसे वो पागल चिड़िया मेरा विश्वास कर लेगी और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊँगा। फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा और भोजन होगा और मैं दिन भर आराम किया करूँगा। फिर जंगल के सारे पक्षी रानो के घर जाकर उसको शादी का संदेशा देते हैं। रानो बेटी, जंगल के सारे पक्षी तुमसे शादी करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम बता दो कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। पिताजी, मैं तो बस अपनी जात में शादी करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो तोता और कौवा भी आए हुए हैं। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। फिर वहाँ से तोता और कौवा चले जाते हैं और बस बबलू और भोला ही रह जाते हैं। बोलो रानो, अब तो बस हमारी ही बरादरी के लोग बचे हैं, इनमें से किनसे शादी करोगी। पिताजी, इन दोनों का इंसाफ देखने के लिए मैं एक शर्त रखूंगी। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक जड़ी बूटी मिलेगी जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इनमें से जो चिड़ा वो जड़ी बूटी सबसे पहले लेकर आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। हाँ हाँ रानो, मुझे ये मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊँगा और तुम उससे ठीक हो जाओगी। हाँ रानो, मैं इससे पहले वो जड़ी बूटी लाऊंगा और मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर वो दोनों जड़ी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको मीनू मिल जाती है। अरे मीनू, हमें जा लेने दो, हमें क्यों रोक रही हो? अरे, मैंने सुना है तुम लोग रानो से शादी करने वाले हो। बबलू, चलो मुझे बताओ, अगर तुम शादी करके राजा बन गए तो तुम इस जंगल के लिए क्या करोगे? अरे, मैं तो बस आराम करूँगा और खूब मज़े करूँगा। मैं रानो को प्यार नहीं करता, मैं तो बस राजा बनना चाहता हूँ। और जब मैं राजा बन गया तो फिर देखना मैं क्या करूँगा। भोला, तुम क्या करोगे? मैं तो रानो से बस शादी ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ। मैं राजा बनकर उसका और इस जंगल का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं राजा बनने के बाद बहुत काम करूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मुझे जंगल का ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा इस मासूम चिड़िया का। अब हमें जा लेने दो, हमें जड़ी बूटी ढूंढने जाना है। फिर मीनू इनको जा लेने देती है। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में सुंदरी मिलती है। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? पहले वो मीनू ने हमें रोक लिया और अब तुमने। फिर कव्वी भी उनसे वैसे ही बात करती है जैसे मीनू ने की। हाँ हाँ सुंदरी, मैं तो राजा बनने के बाद बहुत मज़े करूँगा। सारा दिन बस आराम करूँगा और रानो पर नज़र रखूँगा और उसका पैसा उड़ाऊँगा। फिर सुंदरी भी उनको जा लेने देती है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको कबूतर रोक लेता है और वो भी पहले दो पक्षियों की तरह उनसे पूछता है कि वो इस जंगल के लिए क्या करेंगे। मैं इस जंगल को बहुत सुंदर बना दूंगा और सभी पक्षियों की रक्षा करूंगा, सबका ख्याल रखा करूंगा। अरे ये बेवकूफ़ चिड़ा तो पागल हो गया है। मैं राजा बना तो मैं तो रानो से बहुत काम करवाऊंगा और उसके पैसे पर अय्याशी करूंगा। अभी तुम हमें जाने दे दो, हमें राजा बनना है। रानो, मैं पहले आ गया था, भोला पीछे रह गया था। अब तो मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे और इस जंगल को प्यार करता होगा, जिसके दिल में बस राजा बनने का अरमान ना हो, बल्कि इस जंगल के और मेरे बारे में भी सोचे, ना कि बस अपने बारे में। और हाँ, मैंने ही इन पक्षियों को तुम लोगों के रास्ते में खड़ा किया था ताकि मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई जान सकूं। अब ये लोग जो कहेंगे मैं उसी हिसाब से तुम में से किसी एक से शादी करूंगी। बबलू बस आराम और आपके पैसे से प्यार करता है, उससे शादी ना करना। आप भोले से शादी करना, वो बहुत अच्छा है। रानो, आप इस बबलू से शादी ना करना,
ये तो बस आराम करना चाहता है और पैसे पे मजा करना चाहता है। सच्चा प्रेम तो आपसे भोला करता है। हाँ रानो, ये कहता है मुझे तो राजा बनने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस रानो को खुश देखना चाहता हूँ और इस जंगल की सेवा करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रानो फैसला करती है। पिताजी बस ठीक है, मैं भोला से शादी करूंगी। बबलू तुम यहाँ से चले जाओ। रानो का फैसला सुनकर बबलू को एहसास होता है कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको भी इस जंगल का ख्याल रखना चाहिए था। ये जंगल हमारा घर है और घर की रक्षा करना हम सबका फ़र्ज़ है। ऐसे आलसीपन की वजह से उसने सब कुछ खो दिया और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और भोला चिड़ा जब रानो का फैसला सुनता है तो खुशी से छलांगे मारने लग जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और भोला उस जंगल का राजा बन जाता है और वो रानो से बहुत प्यार करता है और जंगल का ख्याल रखता है। जंगल के सभी पक्षी भोला से बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने घर की भी रक्षा करनी चाहिए, ना कि बस अपने बारे में सोचते रहें। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।